Hello to all students. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को साइकोफिजिक्स कहते हैं। साइकोफिजिक्स या मनोभौतिकी। इस अध्याय में मनोभौतिकी या साइकोफिजिक्स का परिचय और इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मनोभौतिकी किस प्रकार सेंसेशंस या संवेदना और परसेप्शन से संबंधित है, इसका भी अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, संवेदना और सेंसेशंस, परसेप्शन और प्रत्यक्षीकरण को हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आपको इस अध्याय को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है उसको बुक से समझने में थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी। बट ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइकोफिजिक्स किसे कहते हैं। बेसिकली साइकोफिजिक्स या मनोभौतिकी को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें या दो भागों में बांटें तो साइकोफिजिक्स साइको प्लस फिजिक्स में डिवाइड होता है। साइको को हिंदी में मन और फिजिक्स को भौतिकी कहते हैं। अब विद्यार्थियों में यहाँ समझने की ज़रूरत है कि साइको कौन से तथ्यों को डील करेगा। साइको से तात्पर्य है मन, और मन उन तथ्यों से संबंधित है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भौतिकी या फिजिक्स वह वस्तु या कोई चीज़ है जो वातावरण में उपस्थित है, जिसका एक अस्तित्व है, जिसे हम छू सकते हैं। तो आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, साइको प्लस फिजिक्स को ध्यान में रखना है। इसी से आपको आगे अध्याय में साइकोफिजिक्स को समझने में आसानी होगी। साइको और फिजिक्स को मैं और सरल भाषा में समझाऊं तो साइको या मन से तात्पर्य हुआ वे सभी अनुभव जो हमारे मन में अनुभव होते हैं, जिनकी वजह से हम प्रतिक्रिया करते हैं, जिनसे हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। और भौतिकी से तात्पर्य है उद्दीपक जो हमारे वातावरण में हर जगह उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। इन सभी को हम भौतिकी कहते हैं। और मन तथा भौतिकी के बीच में जो संबंध है उसी को साइकोफिजिक्स या मनोभौतिकी कहते हैं। मनोभौतिकी का अर्थ समझने से पहले हम मनोभौतिकी के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मनोभौतिकी पर सबसे ज़्यादा कार्य जर्मन साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स, जिनका नाम था थियोडोर गॉस्टव फैक्नर, ने किया। फैक्नर को ही फादर ऑफ साइकोफिजिक्स कहा जाता है।
फैक्नर ने 1960 में मनोभौतिकी के तत्व या एलिमेंट्स डर साइकोफिजिक्स नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने साइकोफिजिक्स या मनोभौतिकी के बारे में उल्लेख किया है। फैक्नर ने ही मनोभौतिकी शब्द का प्रतिपादन किया, या फैक्नर ने साइकोफिजिक्स टर्म को कॉइंड किया। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि फिजिकल स्टिमुलाई या जिसे हम भौतिक उद्दीपक कह रहे हैं, वो हमारे वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों से कनेक्टेड है या संबंधित है हमारी कॉन्शियसनेस से या चेतना से। अब अगर हम जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जहाँ पर हमने साइको और फिजिक्स को 2 भागों में बांटा, उसे वापस यहाँ रिपीट करें तो हम देखते हैं कि साइको से हमने समझा था कि यह वह तथ्य हैं जो हमारे मन में होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यह वह तथ्य हैं जो हमारी चेतना में होते हैं, जिनके द्वारा हमें वस्तुओं का या चीज़ों का अनुभव होता है। और ये सारी अनुभव और एक्सपीरियंसेस कहाँ होते हैं? हमारे मन में। और भौतिक से तात्पर्य था जो भी वस्तुएं वातावरण में उपस्थित हैं, जिनके द्वारा हमें अनुभव होता है या हम किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। तो फैक्नर ने यह बताया कि भौतिक उद्दीपक और चेतना के तथ्यों के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जिसका अध्ययन किया जा सकता है। इसे साधारण शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हम किसी भी उद्दीपक को या फिजिकल स्टिमुलाई को, जो कि हमारे वातावरण में है, उसे अनुभव करते हैं, तो उससे जो प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होती है, इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और फैक्नर ने इन दोनों के जो संबंध है, उद्दीपक और उसकी अनुक्रिया, या साइको और फिजिक्स के बीच, या मन और भौतिकी के बीच जो संबंध है, इन संबंध को अध्ययन करने की जो ब्रांच है, उसी को उन्होंने साइकोफिजिक्स कहा है। मनोवैज्ञानिक इंग्लिश ने भी अपनी परिभाषा में यही बताया कि मनोभौतिकी उद्दीपक के भौतिक गुणों और संवेदनाओं के परिमाणात्मक गुणों के संबंध का अध्ययन करता है। इस परिभाषा से भी यही स्पष्ट होता है कि उद्दीपकों के जो भौतिक गुण होते हैं और उन गुणों के आधार पर हमें जो संवेदना होती है, हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, उनका मात्रात्मक या परिमाणात्मक अध्ययन मनोभौतिकी में किया जाता है। जैसे अभी जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपको सुनाई दे रहा है। यहाँ ये जो आवाज़ है, वो एक उद्दीपक है, या
हम कह सकते हैं कि वह भौतिकी है। इस उद्दीपक के प्रति आप यह अनुक्रिया कर रहे हैं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। उसे आप नोट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर यदि मेरी जो आवाज़ है उसे हम मापने का प्रयास करें तो ये आवाज़ 20 डेसिबल से कम नहीं होगी, क्योंकि 20 डेसिबल से कम होने पर हमें कोई आवाज़ नहीं आएगी और हम किसी प्रकार की अनुक्रिया नहीं करेंगे। तो व्यक्ति किस प्रकार या व्यक्ति का मन या माइंड किस प्रकार भौतिक उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है, कैसे उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और कोई आवाज़ बहुत कम होती है तो उसे बिल्कुल सुनाई नहीं देती, या कोई आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करके या भेद करके बता पाता है कि ये आवाज़ पहले वाली आवाज़ से तेज़ है। तो इस तरीके का जो संबंध है ये किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन साइकोफिज़िक्स में किया जाता है। और साइकोफिज़िक्स में इसको अध्ययन करने के लिए कई विधियां भी सम्मिलित की है। उन सभी को हम मनोभौतिकी कहते हैं। मनोभौतिकी को समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। विद्यार्थियों, चॉकलेट हम सभी खाते हैं, परंतु चॉकलेट को खाने पर हमें उसके जो गुण हैं कि वो चॉकलेट हमें मीठी लगती है, सॉफ्ट होती है और वो डिलीशियस होती है। कैसे हमारा ब्रेन इन सभी संवेदनाओं को, जो कि चॉकलेट के अलग अलग गुण हैं, चाहे वो मीठी हो, वो सॉफ्ट हो या वो स्वादिष्ट हो, इन संवेदनाओं को किस तरीके से हमारा ब्रेन ट्रांसलेट करता है और बताता है कि चॉकलेट के ये सब विभिन्न गुण हैं जो हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो जो वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं या इसका मात्रात्मक अध्ययन करते हैं, उन्हें साइकोफिज़िक्स कहा जाता है। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मनोभौतिकी या साइकोफिज़िक्स मात्रात्मक रूप में यह अध्ययन करता है कि उद्दीपक की वह कौन सी मात्रा होगी जिस पे हम उसे पहचान जाते हैं, और उद्दीपकों के बीच जो हमारे वातावरण में उपस्थित हैं, उन उद्दीपकों के बीच हम भेद या डिफरेंस कैसे कर पाते हैं। इस अध्याय में विद्यार्थियों हमने साइकोफिज़िक्स और साइकोफिज़िक्स की परिभाषा और मनोभौतिकी के इतिहास के बारे में अध्ययन किया है। इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।